बेरूत 1977 रात के 2:45 पर। जब पूरी दुनिया सोती है तब एक ऐसा सन्नाटा होता है जो सिर्फ उन लोगों के दिल में बजता है जिन्हें पता होता है कि उनका आखिरी लम्हा आ गया है। ब्रिटिश बैंक ऑफ एद मिडिल ईस्ट की तिजोरी के बाहर, जो एक मेरोनाइट कैथोलिक चर्च के बगल में था, एक अजीब सी आवाज गड़गड़ा रही थी। ढाक ढाक ढाक, जैसे किसी ने धरती के दिल को ही तोड़ देने का निर्णय कर दिया हो। बेरूत उस समय एक योद्धा था जो अपने आप के साथ लड़ रहा था। 1975 से लेबनानी गृहयुद्ध शुरू हो चुका था और पूरी शहर एक मध्यकालीन घेराबंदी जैसा हो गया था। राजनीतिक समूह, मिलिशिया, गुरिल्ला, आतंकवादी सभी अपने अपने नक्शे दिखाने के लिए इमारतों को लूट रहे थे, परिवारों को उजाड़ रहे थे और सोना लूट रहे थे। बेरूत की सड़कों पर जो पहले डिजाइनर दुकानें थीं, अब उनमें मशीन गन की गलियां थीं। जो पहले नाइट क्लबों के किनारे सड़कें थीं, वो अब सामूहिक कब्रिस्तान बन गई थीं। बैंक डकैती की अवधारणा ने एक नया रूप ले लिया था। पहले तो चोर थे जो योजना बनाते थे, बम फटाते थे। अब एक आतंकवादी समूह था जो धार्मिक आवरण के पीछे अपने लालच को छिपा रहा था। इस्लामिक समूह और ईसाई मिलिशिया एक दूसरे को मार रहे थे और उस अराजकता के बीच एक अजीब परंपरा बन गई थी। बैंक लूटना युद्ध का एक हथियार बन गया। लेबनानी बैंकों में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों का पैसा पड़ा था। जरा के परिवार के पैसे, सऊदी शेखों के हीरे, हॉलीवुड सितारों के गहने और लेबनानी मंत्रियों का काला धन सब तिजोरी में था। बैंक को एक किले की तरह बनाया गया था, पर बेरूत ने कभी कोई किला नहीं देखा जो एक मिसाइल से बच सके। ब्रिटिश बैंक ऑफ एद मिडिल ईस्ट, या जैसे सब कहते थे BBME, यह एक ऐसा बैंक था जो सिर्फ रुपये और डॉलर नहीं रखता था। इसमें सुरक्षित जमा बॉक्स थे, सैकड़ों और हजारों की संख्या में। हर बॉक्स में एक अलग दुनिया थी। एक बॉक्स में लेबनान के वित्त मंत्री के हीरे थे जो सिंधु घाटी से नहीं बल्कि मक्का से लाकर रखे थे। दूसरे में एक सऊदी राजकुमार के गहने। तीसरे में मुद्रा नोट जो इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। BBME ने 1950 के दशक से अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में, जहां मध्य पूर्व के सबसे अमीर लोग अपने राज्य रखते हैं। तिजोरी इतनी मजबूत थी कि किसी सेना का बम भी एक ही प्रहार में नहीं तोड़ सकता था। दीवारें 3 फीट मोटी थीं, दरवाजा 1 टन का था और ताले की व्यवस्था स्विस इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थी। पर रात के 2:45 पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह बैंक का आखिरी दिन था। नहीं क्योंकि पुलिस कमजोर थी, पुलिस पहले से ही लूट रही थी। नहीं क्योंकि सुरक्षा ढीली थी, सभी लोग इधर उधर भागते फिरते थे, बल्कि क्योंकि यह कोई नियमित डकैती नहीं थी। यह एक युद्ध की रणनीति थी जिसमें बैंक डकैती का मुखौटा इसलिए लगाया गया था क्योंकि यह आवरण प्रदान करता था। बाहर चर्च के पीछे एक समूह खड़ा था, या तो आतंकवादी, या तो गुरिल्ला, या तो संगठित अपराध। सब पर संदेह था, सब पर शक था। पुलिस खुद अपने आप पर शक था। और जब गृह युद्ध होता है तो बैंक डकैती को दर्ज नहीं करते, नरसंहार को रिकॉर्ड करते हो। यह डकैती 20 साल बाद तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की गई। गिनीज रिकॉर्ड्स में लिखा था, सेफ डिपॉजिट बॉक्स की सबसे बड़ी डकैती। पर लेबनानी सरकार बिल्कुल चुप रही। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री के हीरे भी उसी बैंक में थे और वह अपनी सरकार का चोर निकल गया था। पर यह कहानी सिर्फ डकैती की नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसमें पैसा सिर्फ बहाना था। यह एक राजनीतिक बयान था। बेरूत में एक ऐसा समाज था जहां अमीर लोग तिजोरी में पैसा रखते थे क्योंकि उन्हें अपने देश पर नहीं, सिर्फ अपने पैसे पर विश्वास था। और जिस दिन यह बैंक लूट गया, उस दिन यह तिजोरी खुल गई। नहीं सिर्फ ताला टूटा, बल्कि पूरे समाज का मुखौटा टूट गया। अगर बैंक को किसी का भी लूट सकता है, अगर सरकार बचा नहीं सकती, अगर पुलिस खुद दोषी हो सकती है, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि पैसा निकल गया। इसका मतलब था कि कानून की शासन मर गई। इसका मतलब था कि यह पहले से ही एक मरा हुआ सिस्टम था और यह डकैती सिर्फ उसका पोस्टमार्टम था। भाग 1 के अंत में हम जहां पहुंचते हैं वह यह है, अराजकता के बीच किसी ने बैंक को चोरी करने का फैसला कर दिया था और किसी को पता नहीं चल रहा था कि वह कौन था। यह समझना बहुत जरूरी है कि 1936 में बैंक डकैती सिर्फ एक अपराध नहीं था,
बल्कि एक राजनीतिक पाठ्यक्रम था। बेरूत की खुफिया एजेंसियां, लेबनानी खुफिया, फिलिस्तीनी समूह, सीरियाई ऑपरेटिव, इजरायली सूचनाकार, सभी लोग एक दूसरे के नेटवर्क को ट्रैक करते थे। अगर कोई बैंक लूट होता तो यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह एक संदेश था, यह शक्ति का प्रदर्शन था, यह एक खतरा था। बीबीएमई लूट से पहले भी दूसरे बैंक लूटे गए थे, पर यह सब छोटी मोटी बातें थीं। 10 लाख, 20 लाख, कुछ न कुछ नुकसान, पर समाज के ढांचे को नहीं तोड़ते थे। बीबीएमई तिजोरी में जो था, अनुमानित $50 मिलियन, जो उन दिनों में 415 करोड़ रुपए के बराबर था, यह राशि सिर्फ पैसा नहीं था, यह एक पूरी सरकार का खजाना था। यह एक पूरे माफिया संगठन का एक साल की कमाई थी। यह दूसरी देश की सरकार के विदेशी भंडार का एक हिस्सा था। यह किसी का पूरा जीवन भर की संपत्ति थी। योजना का मतलब यह नहीं था कि किसी ने मेज पर बैठकर स्प्रेडशीट बनाई थी। लेबनान में 1976 में स्प्रेडशीट नहीं होती थी, योजना होती थी अपने दिमाग में। और यह दिमाग किसका था, यह एक रहस्य ही रहेगा। पर यह स्पष्ट था कि जो भी यह योजना बनाई गई थी, उसके पास जानकारी थी, उसके पास अंदर का ज्ञान था, उसके पास बैंक के खुद के कर्मचारियों की सूची थी, गार्ड की शिफ्ट का समय था, तिजोरी का नील प्रिंट था। यह आंतरिक रूप से लीक हो गया था। बैंक के अंदर किसी ने ट्रोजन हॉर्स का काम किया था। लेबनानी बैंकों के निदेशक पूरी दुनिया से थे, ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रांसीसी पृष्ठभूमि वाले लोग थे। उन्हें तो यह पता था कि यह बैंक सुपर सुरक्षित है। सुरक्षा गार्ड थे, सशस्त्र पुलिस थी, आपातकालीन प्रोटोकॉल थे, पर सुरक्षा में एक छेद था, और यह छेद धार्मिक था। बेरूत में जिस समय चर्च के बगल में बैंक था, उस समय चर्च में नियमित प्रार्थना होती थी। सुरक्षा में एक अंतराल था जब चर्च के अनुष्ठान चल रहे होते थे और बैंक के गार्ड चर्च की ओर से संभावित खतरे पर ध्यान देते थे। मार्च 15, 1976 सटीक तारीखें कभी सार्वजनिक नहीं हुई, पर ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता था, योजना शुरू हुई। लेबनानी मिलिशिया समूह पहले से ही गृहयुद्ध के बीच पैसे का पुनर्वितरण कर रहे थे। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों से एक आतंकवादी गुट ने बीबीएमई पर टोह लेना शुरू किया। रोज के आधार पर बैंक के आसपास को देखा, गार्ड की बदलाई, पुलिस की गश्त, भागने के रास्ते। ये सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होने वाली घेराबंदी रणनीतियां थीं। या तो यह मार्क्सवादी गुट था, या फिर पीएलओ का एक अपशाखा था, या फिर सरल आपराधिक गिरोह जो राजनीतिक आवरण ढूंढ रहा था। यह भ्रम ही बेरूत में सच्चाई थी। किसी को पता नहीं था कि सच क्या था, क्योंकि हर कोई संदिग्ध था, हर कोई जासूस था और हर कोई संभावित डकैत था। योजना के चरण में जो जानकारी मिली वह यह थी, तिजोरी के ताले को बाएं पास करने के लिए विस्फोटक चाहिए थे, छोटे बड़े बम, सटीक उपकरण, विद्युत ज्ञान, यह सब कुछ एक संगठित समूह के पास ही संभव था। एक पर्यटक या एक सामान्य अपराधी यह नहीं कर सकता था। योजना के बीच एक दिलचस्प विवरण था। यह डकैती एक विशेष तारीख पर योजना बनाई गई थी, शायद इसलिए क्योंकि उस दिन लेबनान में एक विशेष राजनीतिक तनाव था, या फिर किसी मंत्री को पता था कि यह बैंक लूटा जाने वाला है और उसने अपने हीरे पहले निकाल दिए। यह सिद्धांत बाद के दशकों में परिचालित हुआ कि लेबनान के शीर्ष अधिकारियों को पहले से पता था। क्यों? क्योंकि जब डकैती हुई तो लेबनानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया। बैंकिंग गोपनीयता कानूनों के नाम पर वह चुप रहे। अगर किसी बैंक के वित्त मंत्री की तिजोरी लूट गई तो यह तो एक विशाल घोटाला होना चाहिए था। लेबनान के वित्त मंत्री के हीरे चोरी हो गए, पर समाचारों में यह आया ही नहीं। यह खामोशी एक योजना थी, यह षड्यंत्र का हिस्सा था, और षड्यंत्र का मतलब यह था, किसी को पता था, पहले से पता था, और फैसला किया था न कहने का, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल गई तो वह भी जेल जा सकता था। योजना का आखिरी चरण था, समय तय करना और प्रवेश बिंदु तय करना। फरवरी में, सटीक तारीख अभी भी वर्गीकृत है, अंतिम तैयारियां शुरू थीं। बैंक के पास जो चर्च था उसके नींव के साथ एक उपयोगिता सुरंग थी। यह सुरंग इसलिए बनाई गई थी ताकि समय में आपूर्ति पहुंच सके या पादरी को भूमिगत मार्ग मिल सके। यह लेबनान के पुराने धार्मिक इमारतों के पास एक सामान्य वास्तुकला सुविधा थी। योजना बनाने वाले समूह ने इसे चिन्हित किया था। यह सुरंग बैंक के तहखाने तक जा सकती थी, या कम से कम
इतना पास था कि विस्फोट से यह दीवार तोड़ी जा सकती थी। प्रवेश बिंदु महत्वपूर्ण था। अगर चर्च के रास्ते से विस्फोटकों को ले जाते तो पुलिस को दिख सकता था। अगर सड़क से ले जाते तो कैमरे थे। हां, 1976 में भी बड़े बैंकों के पास सीसीटीवी थे। तो यह योजना थी, चर्च के रास्ते से चुपचाप विस्फोटकों को ले जाना। रात 2 बजे, जिस रात यह डकैती हुई, कोई गन शॉट हुआ। पुलिस की शिफ्ट बदलाई हो रही थी। शाम की शिफ्ट के गार्ड अब भी नहीं गए थे। मध्यरात्रि की शिफ्ट के गार्ड अब भी ठीक से व्यवस्थित नहीं थे। यह 15-20 मिनट की खिड़की थी जो महत्वपूर्ण थी। फिर एक विस्फोट, जोर से नहीं पर जमीन को हिलाने के लिए काफी था। यह विस्फोट चर्च के नींव के पास हुआ था। लक्ष्य थी वह दीवार जो बैंक के तहखाने को चर्च के तहखाने से अलग करती थी। यह दीवार चूना पत्थर से बनी थी, कंक्रीट नहीं। विस्फोट के बाद मोटे तौर पर 10-15 लोगों का समूह सैन्य सटीकता के साथ चर्च से बैंक के तहखाने में घुस गया। कैसे? यह विवरण गुप्त रहा, पर संभावित विधि थी। रस्सी से चर्च की दीवारों से नीचे उतरना, फिर भूमिगत उपयोगिता स्थान में, फिर दीवार को तोड़ने के बाद बैंक के तहखाने में। बैंक के आंतरिक लेआउट में सीढ़ियां थीं जो जमीन के तल से तहखाने तक जाती थीं। तहखाने में तिजोरी नहीं थी। तिजोरी गहरी भूमिगत थी। आधुनिक बैंकों की तिजोरियां जलवायु नियंत्रित होती हैं, ध्वनिरोधी होती हैं, भूमिगत होती हैं। बीबीएमई की तिजोरी में जाने के लिए 3 चेक पॉइंट थे: तहखाने का दरवाजा, मध्यवर्ती सुरक्षा गेट और अंत में तिजोरी का प्रवेश। पहला दरवाजा तोड़ना आसान था। दूसरे चेक पॉइंट पर एक मैनुअल ताला था। दरवाजा मास्टर कुंजी से खोलना था। मास्टर कुंजी किसके पास थी? प्रबंधक के पास, निदेशक के पास, और प्रबंधक प्लस निदेशक। वह शायद भुगतान किया गया था, या धमकी दिया गया था, या पहले से ही शामिल था। एक सिद्धांत यह था कि प्रबंधक ने स्वयं कुंजी सौंप दी थी, क्योंकि उसका नाम कहीं लीक नहीं हुआ। अगर चोर बन जाते या धमकी के अंतर्गत आते, तब भी अपना नाम सार्वजनिक हो जाता। डकैती के बाद जांच में पता चल जाता है। पर इसका मतलब यह था कि या तो यह अंदर की नौकरी थी, या फिर किसी को बैंक प्रबंधक पर दबाव था। तीसरा, तिजोरी दरवाजा। यह स्टील का था, 1 टन का था, संयोजन ताला वाला। यह अपनी इच्छा से खुल नहीं सकता था। यह नहीं खोला जा सकता था। इसलिए विस्फोटक तिजोरी के दरवाजे पर C4 विस्फोटकों को लगाया गया था। सटीकता में सिर्फ इतना कि दरवाजा उड़ जाए, तिजोरी की संरचना को नुकसान न हो। 2:45 बजे बिल्कुल विस्फोट हुआ। बूम! आवाज पुलिस ने सुनी, पर बेरूत में रोजाना विस्फोट होते थे। अलग अलग मिलिशिया समूह अलग अलग पड़ोस को लूट रहे थे। एक और विस्फोट, यह सिर्फ संघर्ष का एक शाम का शो था। तिजोरी खुल गई। अंदर सुरक्षित जमा बॉक्स थे, सैकड़ों, हजारों सिल्वर बॉक्स, सोने के बॉक्स, कॉपर बॉक्स। हर एक के साथ एक कुंजी थी, हर एक के साथ एक ताला था। चोर समूह के पास क्या था? क्या उनके पास 500 प्लस कुंजियां थीं? नहीं। क्या उन्हें हर बॉक्स का संयोजन पता था? नहीं। तो ये बॉक्स कैसे खुले? यह बिंदु पर रहस्य गहरा हो जाता है। एक सिद्धांत, बीबीएमई के अभिलेखों के अनुसार मोटे तौर पर 200-300 बॉक्सों के ताले को तोड़ा गया था। बाकी बॉक्स बरकरार रहे। यह गणितीय रूप से दिलचस्प था। अगर किसी को सूची थी कि किस बॉक्स में क्या है, तब यह चुनाव सार्थक था। अगर यादृच्छिक रूप से चुनते, तब 200 बॉक्स क्यों? यह उद्देश्य संचालित था। तिजोरी के अंदर जो देखा गया, अगर यह देखा गया, वह एक संग्रहालय से अधिक खजाना सिंदूक था। दक्षिण अफ्रीका से हीरे, म्यांमार से रूबी, फारसी खाड़ी से मोती, यूरोपीय टकसालों से सोने के सिक्के, 15 प्लस देशों से मुद्रा नोट, वाहक बाण जो किसी भी बैंक में सीधे उपयोग किए जा सकते थे, गहने के टुकड़े जिनका ऐतिहासिक मूल्य था। तिजोरी में जो जमा बॉक्स थे, सब में अलग अलग स्वामित्व था। बैंक ने इस बात में रुचि नहीं ली कि क्या संग्रहित हो रहा था। गोपनीयता, गोपनीयता, यह स्विस बैंकिंग संस्कृति का एक अपशाखा था मध्य पूर्व में। तुम अपने खजाने को संग्रहित करो, हम नहीं पूछेंगे, तुम मत बताओ। बैंकिंग गोपनीयता इसके चरम पर थी। बेरूत के वित्त मंत्री की तिजोरी में जो था, वह अनुमानित 50 करोड़ रुपए का था अकेले। पर सिर्फ यह नहीं, एक अरबपति व्यवसायी के गहने का संग्रह था, एक हथियार डीलर की नकद संपत्ति थी, एक अवैध तस्कर का कॉन्ट्राबैंड था।
तिजोरी में जो जमा बॉक्स थे सब में विभिन्न स्वामित्व था। बैंक ने इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं ली। लूटपाट की प्रक्रिया, यह एक सावधान ऑपरेशन था, नहीं एक घबराहट वाली चोरी। समूहों ने क्या किया? चयनित बॉक्सों को खोला, संभवतः अंदर के ज्ञान के साथ कीमती वस्तुओं को बैग में डाला। प्रक्रिया में तिजोरी प्रवेश से खोज करते हुए, पैकिंग करते हुए बाहर निकलने तक लगभग 2-3 घंटे लगते थे। यह इतना छोटा समय था कि पुलिस पूरी साइट तक नहीं पहुंच सकी। क्यों? क्योंकि पुलिस संचार में एक बाधा थी। यह जानबूझकर था या संचालन संबंधी विफलता, यह स्पष्ट नहीं है, पर यह था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक वाहन, ट्रक या वैन बैंक के बाहर खड़ा था। लूटी गई सामग्री को वाहन में लोड किया गया। 2-3 घंटे में इतनी सामग्री को पैक करो और निकालो, यह व्यावहारिक रूप से असंभव था अगर यह सैन्य संगठित समूह नहीं था। एक चोरी में अधिकतम 5-10 लोगों का छोटा समूह होता है। यह भर्ती 10-15 लोगों का एक संगठित बल था। तिजोरी में कौन से बॉक्स मुख्य रूप से लक्ष्य थे? लेबनानी सरकारी अधिकारियों के खाते प्राथमिक लक्ष्य, सऊदी व्यवसायियों के खाते द्वितीयक लक्ष्य, सीरियाई फिलिस्तीनी खाते ये अस्पर्श रखे गए थे। लोगों को शक था यह आंतरिक रूप से किया गया था। यूरोपीय खाते चयनात्मक, अमेरिकी खाते चयनात्मक। यह पैटर्न बताता था कि लक्ष्य राजनीतिक रूप से प्रेरित था, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शक्ति संरचना को लूट रहा था। वित्त मंत्री के हीरे का मतलब यह था कि राज्य को ही अपमानित करना था। आपका खुद का मंत्री जिस बैंक में विश्वास रखता था वह भी संरक्षित नहीं कर सके। एक हथियार डीलर की नकद संपत्ति को लूटना, यह भूमिगत अर्थव्यवस्था को एक संदेश था कि तुम भी असुरक्षित हो। यह डकैती राजनीतिक नहीं, सामाजिक युद्ध था। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह क्रांति था। तिजोरी के अंदर जो वस्तुएं प्राथमिकता थीं, विदेशी मुद्रा में नकदी पहले, परिवहन में आसान, वाहक बांड दूसरी, अधिक मूल्य, कम वजन, गहने तीसरी, आंतरिक मूल्य, पोर्टेबल। सोने के सिक्के सबसे अधिक वजन लेते हैं, पर मध्य पूर्व में सांस्कृतिक निवेश मूल्य बहुत अधिक होता है। रिपोर्टें बताती हैं कि कुछ 1-2 मिलियन डॉलर का गहना, कुछ 305 करोड़ रुपए की नकदी, वाहक बांड 10+ करोड़ मूल्य के, सब कुछ एक साथ। यह सावधान चयन था, पेशेवर था। यह किसी ने इतने दिन से योजना बनाई थी। तिजोरी निकास तिजोरी के माध्यम से ही निकलना था, ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से, तहखाने के माध्यम से, भूमिगत सुरंग के माध्यम से, चर्च की नींव से। यह मार्ग उल्टे क्रम में 45 मिनट में पूरा करना था। 3:30 बजे तक पूरी टीम बाहर थी। वाहन चला गया। सड़क पर कोई नहीं देख सका क्योंकि बेरूत युद्ध क्षेत्र था और रात को लोग बाहर नहीं आते थे। पुलिस सिर्फ रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देती थी, अगली सुबह शारीरिक रूप से जांच करती थी। उतना तक वाहन पहले से ही जिला बदल चुकी थी या गैरेज में हुड के नीचे थी, आधार शिविर पर। सुबह 8 बजे बैंक के कर्मचारी आते हैं। तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया गया था। तिजोरी के प्रवेश पर विस्फोटकों के निशान थे। आंतरिक सफाई नहीं थी। यह डकैती जांचकर्ता अनुमोदित नहीं थी। पुलिस आई। बीबीएमई प्रबंधन ने क्या किया? यह बमबारी नहीं की, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आधिकारिक बयान का मतलब दायित्व था, कानूनी कार्यवाही था, अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी था। लेबनानी सरकार ने आंतरिक जांच की पर रिपोर्ट गुप्त रही। एक आंतरिक झापन में लिखा था कि वित्त मंत्री के खाते को हैक किया गया था। नहीं, सुनो, सेफ क्रैक किया गया था, पर प्रेस में यह नहीं आया। तार सेवाओं को यह जानकारी दी गई ना। यह सिर्फ बैंक घटना थी, नागरिक अशांति के दौरान थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय को नोटिस मिला, पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बीबीएमई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का बैंक था। अगर शब्द फैल जाए कि यह बैंक लूट सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। विदेशी दूतावासों में जो पैसा पार्क था, सब निकल जाएगा। अर्थव्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। कवर अप रणनीति, खामोशी, न्यूनतम दस्तावेज, प्रभावित पक्षों को गोपनीय समझौते। वित्त मंत्री, उसका करियर सरकार को खत्म नहीं करना था, क्योंकि वह भी दायित्व था। उसे यह पता था कि यह लूट आंतरिक था,
सैन्य शैली ऑपरेशन, अंदर की जानकारी, राजनीतिक कोण। अगर यह सार्वजनिक हो तो सैन्य जांच होगी, आंतरिक रिसाव पकड़ा जाएगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा घोटाले के साथ। बेहतर था चुप रहना। बाहरी जांचें, एफबीआई ने जांचें शुरू की, सीआईए के स्रोत थे, पर यह आधिकारिक सहयोग नहीं था क्योंकि लेबनान सरकार ने ही सहयोग नहीं किया। गिनीज रिकॉर्ड्स के पास यह जानकारी अंततः आई, सेफ डिपॉजिट बॉक्स की सबसे बड़ी डकैती, पर संदर्भ विस्तार के बिना था। पत्रकार जांचें, एपी, रॉयटर्स, बीबीसी, इन्हें सुराग मिले, पर गहन जांच स्थानीय अधिकारियों ने रोक दी। आरोपी अपराधी कौन पकड़ा गया? आधिकारिक रूप से कोई नहीं, यह आधिकारिक अभिलेख में नहीं है। लेबनानी पुलिस ने जांचें तो की होंगी आंतरिक रूप से, पर सार्वजनिक अभियोजन नहीं। सैन्य खुफिया ने जानकारी के आधार पर प्रोफाइल बनाए होंगे। संभावित अपराधी एक गुरिल्ला समूह था, या आतंकवादी गुट था, या पेशेवर आपराधिक सिंडिकेट था, राजनीतिक आवरण के साथ। पर गिरफ्तारियां शून्य, परीक्षण कोई नहीं, दोष सिद्धियां असंभव, क्योंकि यह युद्ध था। यह शांति समय पर अभियोजन हो सकता था, युद्ध में यह सब सामान्य था। बैंक डकैती, ये टकराव करते थे गृह युद्ध के दौरान। शाब्दिक युद्ध अपराध सूची में यह प्रविष्टि भी नहीं के लायक था, क्योंकि 1000 गुना लूटपाट हो रही थी, 1000 लोग मारे जा रहे थे। एक बैंक डकैती किसकी कीमत? एक प्रतीकवाद था। यह इसलिए खड़ा था, लूटी गई कीमती वस्तुएं कहां गईं? लूटी गई कीमती वस्तुओं का हिस्सा लेबनान के काले बाजार में बेचा गया। हीरे पाकिस्तान, यूएई मार्गों से प्रक्रियाकृत हुए, नकदी सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर हुए। मुद्रा तस्करी नेटवर्क पहले से ही स्थापित थे। वाहक बांड बैंकों में नकद बाहर नकली पहचान से हुए। सोने के सिक्के बार में परिवर्तित हुए, टकसाल में तस्करी की गई। गहने रिफेंसिंग नेटवर्क पहले से ही आपराधिक अंडरवर्ल्ड में परिचालित थे। ये वस्तुएं विश्व स्तर पर वितरित हुईं। कुछ टुकड़े प्राचीन गहने दशकों बाद संग्रहालय में सतह पर आए। बीबीएमई के माध्यम से, दस्तावेजीकरण के माध्यम से पता लगाए गए। बहुसंख्यक वस्तुएं, स्थायी नुकसान। यह $50 मिलियन जो संगठित अपराध के हाथों में गया, वह 15-20 साल तक वित्त रिंग संचालित कर सकता था। यह पैसा फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को प्रवाहित किया गया, या सीरियाई खुफिया एजेंसियों को, या निजी खातों में परिवर्तित हुआ। कवर अप इतना सफल था कि दशकों तक यह अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में ठीक से दस्तावेजित नहीं हुआ। बस फुसफुसाहटें, बस अफवाहें, बस बेरूत बैंकर्स जानते हैं। 1976 के बाद 50 साल हो गए। फाइलें अभी भी वर्गीकृत हैं, जांच रिपोर्टें अभी भी सील हैं। यह डकैती आधिकारिक तौर पर लेबनानी कानूनी अभिलेखों में मौजूद ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय में यह एक सावधानी की कहानी था, एक फुसफुसाया हुआ सबक कि जब सरकार ढह रही हो तो तिजोरी में विश्वास मत करो। आधुनिक सुरक्षा बुनियादी ढांचा, आज का सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, यह सब 1976 में नहीं था। पर यह बिंदु नहीं था। सुरक्षा टूटी थी क्या? नहीं, सुरक्षा का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कोई अंदर चाहता था कि उसे उल्लंघन किया जाए। सुरक्षा का उल्लंघन किया गया था क्योंकि किसी के पास राजनीतिक प्रभाव था। सुरक्षा का उल्लंघन किया गया था क्योंकि राज्य ही समझौता किया हुआ था। प्रश्न 1, यह समूह कौन था? आधिकारिक उत्तर अज्ञात। संभावित सैन्य प्रशिक्षित मिलिशिया, संभवतः लेबनानी वामपंथी गुट, संभवतः फिलिस्तीनी समूह, संभवतः सैन्य समर्थन के साथ संगठित अपराध। ये नाम सार्वजनिक नहीं आए क्योंकि यह राजनीतिक रूप से असुविधाजनक था। प्रश्न 2, अंदर के सूचनाकार कौन थे? आधिकारिक उत्तर कोई पहचाना नहीं गया। संभावित बैंक प्रबंधक, सुरक्षा प्रमुख या किसी कार्यकारी अधिकारी ने खुफिया जानकारी प्रदान की। बीबीएमई प्रबंधन ने आंतरिक जांच करवाई पर नाम सार्वजनिक नहीं किए। ये व्यक्तियों संभवतः अभी जीवित हैं। ये व्यक्तियों संभवतः सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने खामोशी बनाए रखी। प्रश्न 3, पैसा कहां है? आधिकारिक उत्तर अज्ञात। संभावित 30% काला बाजार परिसंचरण, पाकिस्तान यूएई, 30% राजनीतिक समूह वित्तपोषण,
30% विदेश में तस्करी, यूरोप यूएसए 10% अभी भी भूमिगत छिपा हुआ। अनुमानित वसूली 5% से कम। यह पैसा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अर्थव्यवस्था में परिसंचरण कर रहा है, संभवतः अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न कर रहा है। प्रश्न 4, अभियोजन क्यों नहीं? आधिकारिक उत्तर, साक्ष्य अपर्याप्त, अपराधी अज्ञात। वास्तविक उत्तर, सरकार अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी नहीं चाहती थी। वास्तविक उत्तर, राज्य स्वयं समझौत किया हुआ था। वास्तविक उत्तर, युद्ध में यह प्राथमिकता नहीं थी। वास्तविक उत्तर, अपराधियों के पास राजनीतिक आवरण था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, लेबनान के नागरिकों के लिए यह डकैती एक तोड़ने वाली घटना थी। यह संदेश था, कोई भी सुरक्षित नहीं है, राज्य सुरक्षा नहीं कर सकता, बैंक तिजोरी मतलब कुछ नहीं जब सरकार ही समझौत हो। एक पीढ़ी ने बैंकों से दूरी रखी, दौलत के संचायकों ने निजी सेफ में रखा, सोना गाढ़ा, हीरे गहनों में परिवर्तित किए। बेरूत के बैंकों ने दशकों तक प्रतिष्ठा वापस नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में बेरूत संदर्भ बन गया। बेरूत, जहां गृह युद्ध ने तिजोरी को खोल दिया। ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट 1980 में यह आधिकारिक रूप से बंद हो गया। नहीं क्योंकि यह बैंक दिवालिया था, क्योंकि यह अराजकता का प्रतीक बन गया। यह बाद में नए प्रबंधन के तहत फिर से खोला गया, पर यह बीबीएमई नाम हमेशा के लिए दागदार रहा। आधुनिक दिन समानताएं, काबुल 2021, बगदाद 2003, दमिश्क चलमान। जब भी राज्य ढहता है, बैंक लूटे जाते हैं। यह पैटर्न दोहराया जाता है, सुरक्षा थिएटर ढह जाता है। यह 1976 बेरूत डकैती की विरासत थी। यह नील प्रिंट प्रदान किया कि कैसे राज्य ढाने के दौरान धन निष्कर्षण हो सकता है। अनुत्तरित प्रश्नों के साथ यह डकैती समाप्त होती है। अपराधी कौन थे? आधिकारिक रूप से अज्ञात। पैसा कहां है? आधिकारिक रूप से अज्ञात। अभियोजन क्यों नहीं? आधिकारिक तौर पर साक्ष्य अपर्याप्त। पर ये खामोशियां ही सच्ची कहानी कहती हैं। यह खामोशी एक राजनीतिक संदेश थी। यह खामोशी एक समझौता था। यह खामोशी एक सौदा था जिसमें राज्य ने कुछ न कहा और आपराधी राजनीतिक समूह खामोश रहे। 50 करोड़ रुपए की कीमती वस्तुएं, हीरे, मुद्रा, ये सब इतिहास में गायब हो गया। कुछ टुकड़े, प्राचीन गहने, मूल निर्माण अज्ञात लेबल के साथ संग्रहालय में दिखाए जाते हैं। कुछ टुकड़े काले बाजार के प्राचीन विक्रेता के पास परिसंचरण में हैं। कुछ टुकड़े शायद निजी संग्रह में सुरक्षित हैं, अमीर संग्राहकों के। पर यह संपूर्ण सूची, यह कभी संपूर्ण नहीं हुई। बीबीएमई तिजोरी में बिल्कुल कितना था, यह आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया। अनुमानित 50 मिलियन, यह अनुमान है। वास्तविक आंकड़ा सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वास्तविक आंकड़े से अधिक शर्मिंदा होते। एक संपूर्ण राजवंश की संपत्ति चोरी की गई। एक सरकारी बजट का हिस्सा लूटा गया। एक राष्ट्र की सुरक्षा को समझौत किया गया और सब कुछ आधिकारिक अभिलेख में घटना लिखा गया। इस डकैती के बीच जो संदेश था, भगवान के घर के बगल से बैंक भी लूट सकता है, यह संदेश आज भी गूंजता है। गृह युद्ध में यह धार्मिक वक्तव्य था। चर्च के पास बैंक था, धर्म और पैसा पास पास थे। अपराधियों ने यह जानबूझकर रखा था, चर्च विस्फोट से लूटेंगे, यह राजनीतिक बयान होगा। यह धर्म को दिवालिया करो संदेश था। यह संस्थान को ढाओ संदेश था। यह समाज की नींव को तोड़ो संदेश था। 1976 की बेरूत डकैती, यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक युद्ध अपराध था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सभ्यता के ढहने का प्रतीक था। और यह कहानी अधूरी ही रहेगी, क्योंकि मुख्य अपराधी अभी गुप्त एजेंट बने हैं, अभी दस्तावेज वर्गीकृत हैं और अभी यह बात किसी आधिकारिक प्रेस सम्मेलन में स्वीकार नहीं की गई है।